नमस्कार साथियों, जय चंबल, जय संबल। आज मैं चंबल अंचल में प्रचलित भाषा एवं बोलियों के बारे में बताना चाहूँगा। चंबल अंचल में भिंड, मुरैना, श्योपुर में कौन सी भाषाएं और कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, सुनिएगा। आमतौर पर भिंड मुरैना की बोली को ब्रज या बुंदेली मिश्रित आमतौर पर भिंड मुरैना की बोली को ब्रज या बुंदेली मिश्रित ब्रज या भदावरी बोली या कछवाहा घार कह करके उसका सरलीकरण कर दिया जाता है। किंतु बहुत समीप से देखा जाए तो यह क्षेत्र चंबल क्षेत्र एक दो नहीं कई बोलियों को अपने में समाहित किए हुए है। अकेले मुरैना में पवारघारी, सिकरवारी और तौरघारी, तवरघारी बोलियां प्रचलित हैं। धार शब्द धार या धारा का पर्यायवाची है। चंबल नदी की धारा, जिस धार के किनारे, धार शब्द धार या धारा का पर्यायवाची है। चंबल नदी में धारा के किनारे जिन ठाकुरों के जहाँ पर अधिक गांव हैं, उन ठाकुरों के संख्या के आधार पर जहाँ पर अधिक ठाकुर रहते हैं, उसी आधार पर गोत्र धार या धारा वाला क्षेत्र माना गया या मनवा दिया गया। जैसे मुरैना तोमर बाहुल्य क्षेत्र है तो उसे तोमर घार या उधर की बोली को तौरघारी कहा गया है। भिंड और उसके बगल से लगे भिंड जिले की बात की जाए तो यह जिला मुरैना की बोलियों से अधिक विविधता से भरा पड़ा है। शुरुआत ग्वालियर और मुरैना से सटे औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, गोहद, मऊ, अमायन तक का क्षेत्र जटवारा के अंतर्गत आता है। इसलिए इस क्षेत्र की बोली को जटवारी कहा जाता है। वहीं गोहद से आगे मेहगांव, अटेर, भिंड, फूप, बरही, इधर जामना से अकोला तक का क्षेत्र भदावरगार के अंतर्गत आता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ की बोली सबसे अधिक विस्तृत होने से भिंड ही नहीं चंबल अंचल की प्रतिनिधि बोली मानी जाती है। जामना से नीचे नुनहाटा, बवेड़ी, भारौली, उमरी, रौन, मिहोना, मच्छंड और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की सीमा से लगे 32 गांव मिलाकर 52-32 कछवाहा घार कहलाता है। और यहाँ की बोली कछवाहा घारी इसी से दक्षिण में दतिया की ओर बढ़ने पर लहार, दबोह, आलमपुर कस्बे बुंदेलखंड के अंतर्गत आती हैं। अतः यहाँ की बोली कछवाहा घारी के समकालीन बुंदेली बोली है। भिंड जिले की बोलियों में सबसे उजड्ड बोली जटवारे की बोली मानी जाती है। सबसे श्रवण प्रिय कछवाहा घारी, ब्रज का लालित्य बुंदेली का ओज यदि देखना हो तो स्पष्ट रूप से कछवाहा घारी में मिलेगा। पद्माकर की जो साहित्य भाषा है वह लगभग कछवाहा घारी ही है। भाषा केवल व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान है। जिन मूलभूत तत्वों के कारण कोई देश राष्ट्र कहलाता है, उनमें राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत के साथ ही राष्ट्रभाषा या राजभाषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे विशाल देश में 130 से अधिक भाषाएं और 368 से अधिक बोलियां जीवित और जागृत हैं। 368 से अधिक बोलियां भारतवर्ष में जीवित हैं। 130 से अधिक भाषाएं, 368 से अधिक बोलियां भारत में जीवित हैं, जागृत हैं। वहाँ भाषा की समस्या निश्चय ही जटिल, दुरूह और
विवादग्रस्त कही जाएगी, लेकिन यह राजभाषा के संबंध में अधिक है। राष्ट्रभाषा और जनभाषा के संबंध में राष्ट्रभाषा और जनभाषा के संबंध में किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जब भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया तो उनका दृष्टिकोण केवल भाषा वैज्ञानिक का नहीं था, वरन भारत का भौगोलिक तथा राजनीतिक मानचित्र भी उनके सामने था। भाषा के संबंध में उन्होंने अल-बरूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, हेनरिक रे जैसे विद्वानों से लेकर के कैरी तक का उदाहरण अपने सामने रखा। भाषा को किसी ने बहता नीर कहा तो किसी ने कूप की संज्ञा दी। उन सारे विश्लेषणों और विवेचनों से परे आज भाषा को हम केवल भावों के व्यक्तिकरण का माध्यम न मानकर उसे संस्कृति और सत्ता का अंग मानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल के समान है, जिसका एक एक दल एक एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्यिक संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। भारत की सभी प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने अपने प्रांतों में रानी बनकर रहें। प्रांत के जनगणमन की हार्दिक चिंता की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता का भाषा होकर रहें। और आधुनिक हमने श्योपुर को भी छोड़ दिया था। श्योपुर में राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली बोली जाती है। भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारतीय होकर के विराजती रहे। गांधी जी ने प्रारंभ से ही मातृभाषाओं के विकास पर जोर दिया तथा इसे माता के दूध के समान स्वच्छ तथा आवश्यक बताया। इसीलिए हिंदी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा माना गया। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। आज़ादी के बाद तथा आज़ादी के पूर्व हिंदी ने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय जागरण और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता जिन्होंने महसूस की, उन्होंने हिंदी भाषियों के साथ हिंदी भाषी भी बहुत थे। जैसे स्वामी दयानंद जी ने, गांधी जी ने गुजराती होते हुए भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ये बंगाली थे, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। लाला लाजपत राय पंजाबी थे। गोप बंधु चौधरी असमिया थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर कन्नड़ थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी काका साहब कालेलकर गुजराती थे। हरि कृष्ण मेहताब उड़िया थे। गोपीनाथ बारदोलोई असमिया थे। लेकिन हिंदी के लिए काम करते रहे। हिंदी को महत्व देने का उनका प्रयास था। हिंदी सर्वोपरि भाषा मानी जाए, ऐसा उनका प्रयास रहा। कोई भले ही भारत के किसी भी कोने से, किसी भी हिस्से से रहा हो। भाषा संस्कृति की संबंधिका, भाषा संस्कृति की संवहिका एवं संरक्षिता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भाषा का सृजन तथा विकास जन सामान्य तथा लोक चेतना करती है। भाषा का सृजन और भाषा का विकास जन चेतना, लोक चेतना तथा जन सामान्य करता है। वर्तमान हिंदी भी वैदिक संस्कृति का ही विकास है। वर्तमान हिंदी भी वैदिक संस्कृति का ही विकास है, जिसमें विभिन्न काल परिवर्तित भाषिक स्थितियों से ऊर्जा ग्रहण की है। वर्तमान में राष्ट्रभाषा हिंदी का लोक पूर्व कालों की अपेक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है। भाषा का दूसरा पक्ष संस्कृति का संवहन और संरक्षण का है। भाषा संस्कृति का सर्वाधिक शक्तिशाली समृद्ध माध्यम है। सभी प्रकार की भाषाओं का सम्मिश्रण है हमारे चंबल अंचल में। हिंदी भाषा की बोलियों में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, निमाड़ी, अवधी, राजस्थानी, डिंगल, पहाड़ी, कुमायूनी, बिहारी, बहुत सारी रचनाओं का प्रभाव हमारे चंबल अंचल पर भी पड़ा है। विश्व में ऐसी कोई भी भाषा नहीं होगी
जिस पर किसी न किसी रूप में दूसरी भाषाओं का प्रभाव न पड़ा हो। हिंदी भी इस सामान्य नियम का अपवाद नहीं है। भारत में दो प्राचीन लिपियां मिलती हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। हम ध्यान चंबल अंचल की भाषाओं पर ज़्यादा देंगे। तो काव्य भाषा में जीवन दृष्टि लोक विचारों का कड़ा महत्व है। काव्य काफ़ी लिखा गया है प्राचीन समय से, विष्णुदास के समय से ही काव्य लिखा गया है। विष्णुदास महाकवि यहाँ पर और हुए थे, केशवदास भी ग्वालियर में रहे हैं। केशवदास भवभूति भी हमारे डबरा से थे। और जो मुरैना जिले की कविताओं में भी दृष्टिगत हैं, संत वल्लभ दास भारतीय मनीषा आस्तिक है। जब कभी आस्ति नास्ति का द्वंद्व हुआ है, आस्तिकता जीती है। और मुरैना जिले के विभिन्न हमारे चंबल अंचल के कवियों ने अपनी मनीषा के द्वारा काव्य शास्त्र में उत्कृष्टता अर्जित की। मुरैना जिले के भाषा एवं बोलियों में कई प्रकार की कहावतें, उपमाएं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भिंड और श्योपुर मुरैना में दिखाई देती हैं। बिंब प्रतिबिंब। आंचलिक भाषा में लोक भाषा का भी बड़ा महत्व है। इस अंचल का लोक साहित्य, लोक गाथाएं, लोक परंपरा, लोक विधाएं हैं। शिलालेखों में, संस्कृत ग्रंथों में वर्णित तोमर समकालीन हिंदी ग्रंथों में तवर, तुवर और तोवर नाम से भी जाने जाते हैं। इस अंचल का लोक साहित्य, लोक गाथाएं, लोक परंपरा, लोक विधाएं, इसके साथ साथ भजन, गजल, कृष्ण लीला को भी मुरैना चंबल की भाषा एवं बोली के द्वारा मानवीय साहित्यिक धारा से जोड़ा। मुरैना जिले की कवियों में साहित्यिक सृजन की अपार क्षमता है। इसके साथ ही यहाँ की लोक भाषा, लोक साहित्य के निर्गुण एवं सगुण साकार रूप दे करके उन्हें आम जनमानस से जोड़कर जीवनोपयोगी व सार्थक बनाया। चंबल, भिंड, मुरैना, श्योपुर के साहित्यकारों के द्वारा कविता के माध्यम से जीवन में जीवंतता प्रदान की गई। मुरैना में ढूंक दे करके बोली जाने वाली भाषा सिकरवाली बोली। सिकरवाली क्षेत्र कहते हैं अपने जौरा और कैलारस वाले क्षेत्र को, यहाँ सिकरवार ज़्यादा है। बदावर भिंड वाला क्षेत्र, जहाँ भिंड और अटेर में भदौरिया ज़्यादा हैं। तवरघार तोमरों का क्षेत्र। मुरैना के जो रेलवे का फाटक है वहाँ से लेकर के अम्बाहा, पोरसा, गोहद तक का क्षेत्र तवरघार क्षेत्र माना जाता है। कचवाह घार, रोन और इधर के आसपास का क्षेत्र कचवाह घार माना जाता है। जटवारा, मालनपुर और आसपास का क्षेत्र जटवारा के अंतर्गत आता है। सबलगढ़, जादौन घार, जादौन माटी कही जाती है सबलगढ़ की भूमि। तवरघार हो गया, सिकरवारी हो गया, जादौन माटी, करौली और सबलगढ़ तक का क्षेत्र जादौन माटी में आता है। और सहारिया जनजाति का क्षेत्र कराहल के आसपास, ये शिवपुरी की भी कुछ तहसीलें हैं। और ये सब कराहल का क्षेत्र सहारिया जनजाति का क्षेत्र है। श्योपुर राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा है श्योपुर में, तो राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो सुनिएगा, सिकरवारी बोली तोमरों के बाहुल्य के कारण तवरघारी में रे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। मुरैना जिले के साहित्य में भी, चंबल अंचल के साहित्य में भी इसका प्रयोग, रे का प्रयोग होता रहा है। गीत भजन का सनातन से गाया जाने वाला सिद्ध करता है कि ये आदि से चले आ रहे शब्द हैं रे। कंठस्थ गीतों का लोक साहित्य है, जैसे विवाह के समय में भी ये गीत गाया जाता है मुरैना में। मेहमान गाड़ी चार लाए, मेहमान गाड़ी चार लाए, मन की एकौ नैया। नवदुर्गा में गाई जाने वाली भेंट लांगोरियों में जो गीत गाए जाते हैं उनका सृजन अभी तक अज्ञात है। टैसू बना करके द्वार द्वार मांगने की प्रथा में
गाया जाने वाला गीत जैसे चिल्ला मिल्ला हंसुरिया, नाम धरा परमेश्वरिया, झंझी के विवाह में भी लोक साहित्य के गीत भी लोक साहित्य की ही देन है। सावन पर झूलों पर गाए जाने वाले लोकगीत और मेघ मल्हारें भी खूब गाई जाती रही हैं। मुरैना जिले की भाषा एवं बोली में लोक साहित्य, लोकगीत, लोक परंपराएं, लोक कथाएं, कई बोली भाषाएं भी मिलती हैं। चंबल अंचल में पूरे में अन्नपूर्ण भदौरिया जी ने बहुत लिखा है लोक भाषाओं पर, लोक साहित्य पर, लोक कथाओं पर, लोक गाथाओं पर, लोक संस्कृति पर। संस्कृति और संस्कार के माध्यम से मानव व समाज को जोड़ती हैं ये लोक परंपराएं, लोक भाषाएं, लोक साहित्य, लोक कला। साहित्य की श्रेष्ठता बोली एवं भाषा से होती है। साहित्य मूल्यों का पोषण भाषा के द्वारा होता है। आज हमारे समाज में लोक साहित्य का व्यक्तिकरण, बाजारीकरण तथा भौतिकवादिता ने जीवन को प्रभावित किया, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी सामाजिक परंपरा व भाषा को प्रभावित किया। संचार क्रांति की नई पीढ़ी को अपनी मुट्ठी में बांध लिया है। संचार क्रांति ने हर हाथ में मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, कुछ गरीबों के पास नहीं भी हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में लोक साहित्य की ओर लौटना बहुत आवश्यक है। लोककंठ की गुनगुनाहट उनके सोच को बदलने में सहायक हो सकती है। लोक साहित्य उनकी मनोवृत्तियों का परिष्कार करके उनकी संवेदनाओं को बचा सकता है। चंबल अंचल की विरासत का संबंध ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से पूरे अंचल को गुंजायमान कर स्मरणीय बना दिया है, जिससे जीवन परिस्थितिवश कुछ सुंदर और स्वच्छ बन सके। आज के समाज में भाषा और बोली जीवन के अंग हैं। हिंदी परंपराओं की संवाहक है। लोक साहित्य में जीवन दर्शन, आध्यात्मिकता, भक्ति भावना, प्रकृति प्रेम, लोक व्यवहार, श्रृंगार जैसे समस्त उदात्त विषयों की बहुरंगी झांकी उभर करके सामने आती है, जिसमें कृत्रिमता नहीं, बस सादगी ही सादगी है। आज गांव से लेकर के महानगर भी लोक संगीत की मधुरिम तानों से झंकृत हो रहे हैं। चित्रपट पर विभिन्न आयोजनों में युवा वर्ग भी थिरकता है। शनह शनह लोक साहित्य, लोक संस्कृति ग्रामीण परिवेश शहरों की ओर न केवल उन्मुख हो रहा है, वरन पाठकों व श्रोताओं को भी मंत्रमुग्ध कर रहा है। भाषा एवं बोली के द्वारा मानव चेतना को क्रियात्मक बनाया जाता है, जिसमें बहुत से मानव के पर्याप्त आमोद प्रमोद के साधन हैं। भाषा शब्द समूह का ही क्रमबद्ध और संगठित रूप है। मुरैना जिला चंबल संभाग में बोलियों का बहुत काव्य भाषा पर भी विशेष प्रभाव पड़ा है। ये जिले की भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले की प्रमुख भाषाओं में ब्रज भाषा, तंवरघारी, राजस्थानी, बुंदेली, ग्वालियरी, संस्कृत, खड़ी बोली, सिकरवारी का आपस में समन्वय है। काव्य भाषा को सौंदर्य रूप प्रदान करने के लिए इन भाषाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। सभी भाषा एवं बोलियों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए साहित्यिक गतिविधियों से जोड़ा, जो साहित्यिक प्रेरणा की स्रोत बनी। मुरैना जिले में प्रचलित भाषाएं निम्न हैं, जैसे ब्रज भाषा है, हमारे मथुरा से और आगरा से ज़्यादा दूरी नहीं है, तो ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। गिरिराज जी की परिक्रमा के अंतर्गत आता है मुरैना सबलगढ़ का क्षेत्र, तो 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत, गिरिराज जी की 84 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत आता है। तो ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है हमारा मुरैना सबलगढ़ तक का क्षेत्र। हिंदी के मध्यकाल में ब्रज भाषा सर्वाधिक उन्नत तथा प्रौढ़ भाषा थी। इसमें सुंदर और समृद्ध साहित्य के दर्शन भक्ति काल, रीति काल में होते हैं। अतः विगत काल में यह एक समृद्ध भाषा रही है ब्रज भाषा। हिंदी में इसका स्थान आजकल खड़ी बोली ने ले लिया है। शुद्ध रूप में अब भी यह मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर में बोली जाती है। बुंदेलखंड और बरेली की तरफ इसमें खड़ी बोली
एटा, मैनपुरी की ओर, कन्नौज, जीवन तथा गुड़गांव, भरतपुर, करौली, ग्वालियर के पश्चिम उत्तर भाग में बुंदेली राजस्थानी झलक मिलती है। ब्रजभाषा बोलने वालों तथा मुरैना जिले में, भिंड में, श्योपुर में बोलचाल में सर्वाधिक प्रयोग ब्रजभाषा का ही होता है। ब्रजभाषा की उपबोलियाँ, खासकर मुरैना में सबसे ज़्यादा प्रयोग ब्रजभाषा का होता है। सौर सैनी का अपभ्रंश से विकसित होकर के हिंदी की ओकार बहुला उपवर्ग की ब्रजभाषा प्रतिनिधि बोली है। जो ब्रजमंडल की बोली है, रूढ़ अर्थ में मथुरा व उसके आसपास 84 कोस के मंडल को ब्रजमंडल कहते हैं, जो भाषा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, आगरा, पश्चिमी भाग आगरा का, अलीगढ़, एटा, बदायूं है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा की ब्रजभाषा आदर्श ब्रजभाषा है। इसे बोलने वालों की संख्या 3.5 करोड़ है। ब्रजभाषा का साहित्य विशाल है। सूरदास, नंददास, मतीराम, बिहारी, भूषण, देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर और हमारे मुरैना से भी संत वल्लभदास महाराज, देवरी से विष्णुदास महाराज, संत विष्णुदास, ये तुलसीदास से भी पहले के कवि थे। पंडित सुरेश स्नेही जी, डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी, छीतरमल सोनी जी, प्रहलाद भक्त जी प्रमुख रचनाधर्मी हैं। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा बहुत दिनों तक प्रतिष्ठित रही। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा बोली होकर भी भाषा हो गई, क्योंकि ब्रजभाषा मध्य युग की साहित्यिक भाषा थी। हिंदी प्रदेश के बाहर सुदूर प्रांतों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही, अतः इसे काव्य भाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बंगाल और असम में ब्रजभाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ये देखिए, बंगाल और असम तक ब्रजभाषा का प्रभाव। बंगाल और असम में ब्रजभाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में ब्रजभाषा बड़ी उपयोगी और सार्थक भाषा है। इस भाषा के माध्यम से चंबल अंचल की संस्कृति व सभ्यता का आदान प्रदान हुआ है। साथ ही चंबल अंचल के साहित्यकारों ने अपने विवेक व प्रेम के द्वारा बहुत साहित्यिक विधाओं को सौंदर्य प्रदान कर साहित्यिक श्रेष्ठता प्राप्त की। मुरैना के देवरी गांव में संत वल्लभदास जी ने कृष्ण भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काव्य रचना की। संत वल्लभाचार्य जी ने काव्य कालिंदी के माध्यम से जहाँ प्रभु लीला का अनुभूत वर्णन कर प्रेरणा प्रदान की। संत वल्लभदास के पड़पोते श्याम ढंडोतिया जी के अनुसार आज आवश्यकता है संत वल्लभदास सहित मुरैना जिले के ब्रजभाषी साहित्यकारों के साहित्य पर अधिक से अधिक शोध कार्य हों, जिससे हिंदी साहित्य की समृद्धि के साथ साथ चंबल संभाग का गौरव बढ़े। तंवरघारी का भी विशेष प्रभाव मुरैना में है। भिंड और श्योपुर की तरफ भी बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के चंबल संभागीय भिंड और मुरैना जिलों में तंवरघारी बोली का प्रयोग किया जाता है, जिसको तोमर क्षेत्रीय इलाके तंवरगृह या तंवरघार के नाम से जाने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार तंवरघार का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। तंवरघार का विवेच्य क्षेत्र चंबल, बेतवा, सिंध इसका सीमांकन करता है। आजकल तंवरघार अम्बा, पोरसा, मेहगांव, गोहद तहसीलों तक सीमित हो गया है। तंवरघार की संस्कृति और सभ्यता में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। तंवरघार के रणबांकुरों ने वीरत्व
शौर्यत्व एवं पुरुषत्व के द्वारा समस्त देश में ख्याति अर्जित की। शिलालेखों और संस्कृत ग्रंथों में वर्णित तोमर समकालीन हिंदी ग्रंथों में तंवर, तुंवर और तोबर नाम से भी जाने जाते हैं। जनश्रुति है कि चौहानों से परास्त होकर के तोमर इस क्षेत्र में आए और चंबल के तटवर्ती ग्राम ऐसाह में पहली गढ़ी बनाई। तोमर स्वभाव से वीर, रणबांकुरे, स्वाभिमानी, संवेदनशील होते हैं। तंवरघार के अधिकांश लोकगीत दैनिकचर्या, कृषि कर्म, संस्कार, व्रत, उपवास, तीज, त्योहार के माध्यम से परिवार का भरा पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। तंवरघारी तोमर पुत्र जन्म, चूड़ा, संस्कार, विवाह में गीतों का प्रयोग होता है। पारिवारिक रिश्ते स्पष्ट हो जाते हैं इन सांस्कृतिक गतिविधियों में जब गीत गाए जाते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु, कथा, भागवत, सप्ताह के आयोजनों में परिवार ही नहीं, गांव, संबंधी और परिचित जन भी सम्मिलित होते हैं। बड़ी बड़ी दावतों के आयोजन में यहाँ के प्रचलन में हैं। पुत्र जीवन के गीत में पारिवारिक जीवन की एक झलक प्रस्तुत है, सुनिएगा। हो बहने बधाई ले आई,